नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लाइट पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पुलिस अधिनियम 1861 एवं पुलिस विनियम का विगत परीक्षाओं में यूपी एपीओ में पूछे गए प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर सेट करेंगे, जो आने वाली परीक्षा यूपी एपीओ की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को इस प्रश्न के साथ कि पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत संपत्ति शब्द में सम्मिलित नहीं है। 4 विकल्प है। पहला है चल संपत्ति, दूसरा है धन, तीसरा है अचल संपत्ति, चौथा है मूल्यवान प्रतिभूत। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, अचल संपत्ति। पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत संपत्ति शब्द में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत कौन सम्मिलित है? पहला विकल्प है संयुक्त अथवा अपर जिलाधीक्षक, दूसरा है खंड जिलाधीक्षक, तीसरा है उप जिलाधीक्षक, चौथा विकल्प है जिला मजिस्ट्रेट। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, संयुक्त अथवा अपर जिला अधीक्षक जिला पुलिस अधीक्षक के अंतर्गत सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र होगा जबकि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी को इस आशय की लिखित सूचना दे दे। पहला विकल्प है 3 माह से अन्यून अवधि के लिए, दूसरा है 1 माह से अन्यून अवधि के लिए, तीसरा विकल्प है 2 माह के अन्यून अवधि के लिए, चौथा विकल्प है 1 वर्ष से अन्यून अवधि के लिए। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, 2 माह से अन्यून अवधि के लिए। अगला प्रश्न है, लोक जमाओं और जुलूसों को लोक सड़कों, गलियों या मार्गों पर संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आदेश दे सकता है? पहला विकल्प है थाने का भार साधक अधिकारी, दूसरा है पुलिस अधीक्षक, तीसरा है मजिस्ट्रेट और चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई भी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, पुलिस अधीक्षक। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिकारी लावारिस संपत्ति ऐसी संपत्ति जिसका स्वामी ज्ञात नहीं है अपने कब्जे में लेगा, परंतु इसके व्ययन के संबंध में उसे निम्न में से किस अधिकारी के आदेश के मार्गदर्शन में कार्य करना होगा? पहला विकल्प है पुलिस थाना प्रभारी के, दूसरा है अपने से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के, तीसरा विकल्प है जिला मजिस्ट्रेट के, चौथा विकल्प है राज्य सरकार के। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, जिला मजिस्ट्रेट के। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा 3 जो विक्षुब्ध और संकटपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित है के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस बल का खर्च निम्न में से किसके द्वारा वहन किया जाएगा? पहला विकल्प है उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा, दूसरा है राज्य सरकार के द्वारा, तीसरा विकल्प है स्थानीय निकायों द्वारा, चौथा विकल्प है पुलिस विभाग द्वारा। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 में मवेशी शब्द के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? पहला विकल्प है कुत्ता, दूसरा है भेड़, तीसरा है बकरी, चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है जो मवेशी शब्द में शामिल नहीं है वह है विकल्प ए, कुत्ता। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित कौन सी धारा विशिष्ट पुलिस अधिकारियों की शक्ति से संबंधित है? पहला विकल्प है धारा 17, दूसरा है धारा 18, तीसरा है धारा 19, चौथा विकल्प है धारा 20। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, धारा 18 के अंतर्गत विशिष्ट पुलिस अधिकारियों की शक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा में रेलवे और लोक कार्यों के आसपास अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान है? पहला विकल्प है धारा 14, दूसरा है धारा 13, तीसरा विकल्प है धारा 12, चौथा विकल्प है धारा 2। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 14। अगला प्रश्न है,
एक ग्राम पुलिस अधिकारी चौकीदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला विकल्प है पुलिस अधीक्षक द्वारा, दूसरा है थाना प्रभारी के द्वारा, तीसरा विकल्प है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, चौथा विकल्प है पुलिस महानिदेशक द्वारा। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगला प्रश्न है पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा निरसित है? पहला विकल्प है धारा 37, दूसरा है धारा 40, तीसरा विकल्प है धारा 14, चौथा विकल्प है धारा 5। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, धारा 40 अधिनियम की धारा निरसित है। अगला प्रश्न है पुलिस अधिनियम 1861 की निम्न धारा में से विशेष पुलिस अधिकारी का प्रावधान है। पहला विकल्प है धारा 17, दूसरा है धारा 25, तीसरा विकल्प है धारा 5, चौथा विकल्प है धारा 40। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, धारा 17 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी का प्रावधान है। अगला प्रश्न है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 17 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। पहला विकल्प है पुलिस महानिरीक्षक द्वारा, दूसरा विकल्प है किसी मजिस्ट्रेट द्वारा स्वप्रेरणा से, तीसरा विकल्प है पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा, चौथा विकल्प है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगला प्रश्न है ग्राम चौकीदार नियुक्त किया जाता है। पहला है विकल्प ग्राम प्रधान द्वारा, दूसरा है थाने के बार साधक अधिकारी द्वारा, तीसरा विकल्प है पुलिस अधीक्षक द्वारा, चौथा विकल्प है जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगला प्रश्न है पुलिस डायरी होती है। पहला विकल्प है केस डायरी, दूसरा है सामान्य डायरी, तीसरा विकल्प है सामान्य रजिस्टर, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, सामान्य डायरी। अगला प्रश्न है पुलिस अधिनियम 1861 का उद्देश्य है। पहला विकल्प है पुलिस को पुनर्गठित करना, अपराधों को निवारित करने में तथा उनका पता लगाने के लिए उसे और अधिक दक्ष उपकरण बनाना। दूसरा विकल्प है पुलिस बल को विनियमित करने से संबंधित विधि का संशोधन। तीसरा है दो या अधिक संघ क्षेत्रों को मिलाते हुए सामान्य पुलिस जिले का गठन और उसके लिए पुलिस बल की स्थापना के लिए उपबंध निर्मित करना। चौथा विकल्प है पुलिस महानिरीक्षक व पुलिस महानिदेशक को अधिक शक्ति प्रदान करना। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, पुलिस को पुनर्गठित करना एवं अपराधों को निवारित करने में तथा उनका पता लगाने के लिए उसे और अधिक दक्ष उपकरण बनाना। अगला प्रश्न है सड़कों पर गश्त लगाने के लिए साधारणतया पहला विकल्प है सिविल पुलिस नियुक्त होगी, दूसरा है सशस्त्र पुलिस नियुक्त होगी, तीसरा विकल्प है अश्वारोही पुलिस नियुक्त होगी, चौथा विकल्प है ग्राम चौकीदार नियुक्त होंगे। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, अश्वारोही पुलिस नियुक्त होगी। अगला प्रश्न है लोक अभियोजक को मलखाने का निरीक्षण करना चाहिए। पहला विकल्प है 1 माह में 1 बार, दूसरा विकल्प है 2 माह में 1 बार, तीसरा विकल्प है 3 माह में 1 बार, चौथा विकल्प है 1 पखवाड़े में 1 बार। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, 1 माह में 1 बार। अगला प्रश्न है कि क्या एक ऐसे व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा अपनी अवेक्षा में लेना विधि सम्मत होगा जो किसी मार्ग या गली में गंदगी फैला कूड़ा करकट या कोई पत्थर फेंकता है या छोड़ देता है जिसमें साधारण को असुविधा और क्षोभ होता है? पहला विकल्प है हाँ वारंट के बिना, दूसरा विकल्प है हाँ परंतु केवल एक गिरफ्तारी वारंट के अंतर्गत, तीसरा विकल्प है नहीं क्योंकि यह एक अपराध नहीं है, चौथा विकल्प है नहीं क्योंकि पुलिस अधिकारी अधिकृत नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वह है
विकल्प ए हाँ, वारंट के बिना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठित गिरोह की विशिष्टियाँ जिले के पुलिस के गैंग रजिस्टर में दर्ज नहीं की जानी चाहिए? पहला विकल्प है डकैतों का गिरोह, दूसरा है मवेशी चोरों का गिरोह, तीसरा है सेंधमारों का गिरोह, चौथा विकल्प है रेलवे माल डिब्बों के चोरों का गिरोह। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, सेंधमारों का गिरोह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जर्नल डायरी में लेखबद्ध करना आवश्यक नहीं है। पहला विकल्प है प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंतर्विष्ट ब्यौरे, दूसरा है पुलिस अधिकारियों का ड्यूटी से प्रस्थान और ड्यूटी पर वापसी, तीसरा विकल्प है रोकड़ की पावती या संवितरण, चौथा विकल्प है पुलिस थाने पर हुई गिरफ्तारियां। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंतर्विष्ट ब्यौरे आवश्यक नहीं है जर्नल डायरी में लिखना। अगला प्रश्न है, क्या विवेचना अधिकारी उसके समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन परीक्षण के क्रम में किए गए कथनों को लेखबद्ध करने के लिए बाध्य है? पहला विकल्प है नहीं, पहला विकल्प है हाँ, दूसरा है नहीं, तीसरा विकल्प है केवल जब न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाए, चौथा विकल्प है केवल संजेह मामलों में। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुलिस अधिकारी की ड्यूटी नहीं है? पहला विकल्प है किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसको निर्गत समस्त आदेशों तथा वारंट का निष्पादन करना तथा उसकी आज्ञा का पालन करना, दूसरा विकल्प है लोक शांति प्रभावित करने वाली आसूचनाओं को एकत्र करना एवं संसूचित करना, तीसरा विकल्प है लोक उपतापों तथा अपराधों को घटित होने से रोकना। इसका जो सही उत्तर है वह है तीनों, यानी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, वर्ग आ की हिस्ट्री शीट जो डकैतों, सेंधमारों, मवेशी चोरों, रेलवे माल डिब्बों से चोरी करने वाली और उनके दुष्प्रेरकों के लिए बंद की जा सकती है। पहला विकल्प है पुलिस अधीक्षक की मंजूरी से, दूसरा है जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी से, तीसरा विकल्प है पुलिस उप महानिरीक्षक की मंजूरी से, चौथा विकल्प है पुलिस महानिरीक्षक की मंजूरी से। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, पुलिस अधीक्षक की मंजूरी से। अगला प्रश्न है, क्या विवेचना अधिकारी उसके समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन परीक्षण के क्रम में किए गए कथनों को लेखबद्ध करने के लिए बाध्य है? पहला विकल्प हाँ, दूसरा नहीं, तीसरा विकल्प है केवल जब न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाए, चौथा विकल्प है केवल संजेह मामलों में। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, नहीं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्य को गिरफ्तार करने की शक्ति उपबंधित है। पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 147 का के अंतर्गत, दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 45 के अंतर्गत, तीसरा विकल्प है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20, चौथा विकल्प है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 30 का के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन पैरा 147 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, घुड़सवार पुलिस के कुछ निम्नलिखित विहित कर्तव्य हैं। पहला है सड़कों पर गश्त लगाना, दूसरा है कैदियों और कोष के साथ रक्षा में जाना, तीसरा है उत्सवों में मार्ग रक्षा करना, चौथा है यातायात नियंत्रण का कर्तव्य। नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए। पहला है विकल्प 1 और 2 सही है, दूसरा है 1, 2, 3 सही है,
तीसरा है 2, 3 सही है, चौथा है उपरोक्त सभी सही हैं। इसका जो सही उत्तर है वह है सड़कों पर गश्त कराना, बिल्कुल सही है। कैदियों और कोष के साथ रक्षा में जाना, ये भी सही है। उत्सवों में मार्ग रक्षा करना, ये भी सही है। यातायात नियंत्रण का कर्तव्य, ये भी सही है। यानी उपरोक्त सभी विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सशस्त्र पुलिस इष्टकर है। पहला है कोषालयों और हवालात की रक्षा के लिए। दूसरा है बंदियों और सरकारी संपत्ति के अनुरक्षण के लिए। तीसरा है पुलिस लाइंस में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। निम्नलिखित कूट से दिए गए सही उत्तर चुनिए। पहला विकल्प है केवल एक सही है, दूसरा है केवल 2 सही है, तीसरा है 1, 2, 3 सभी सही हैं, चौथा विकल्प है केवल 1 और 2 सही है। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, केवल 1 और 2 सही है। यानी कोषालयों और हवालात की रक्षा के लिए, दूसरा है बंदियों और सरकारी संपत्ति के अनुरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, एक ग्राम पुलिस चौकीदार अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए उत्तरदायी होता है। पहला है पुलिस अधीक्षक के प्रति, दूसरा है थाने के बाहर साधक अधिकारी के प्रति, तीसरा है ग्राम प्रधान के प्रति, चौथा विकल्प है जिला मजिस्ट्रेट के प्रति। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, जिला मजिस्ट्रेट के प्रति ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, साधारण पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षण निहित होता है। पहला विकल्प है पुलिस अधीक्षक में, दूसरा है पुलिस महानिरीक्षक में, तीसरा है उच्च न्यायालय में, चौथा विकल्प है राज्य सरकार में। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, राज्य सरकार में। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए हैं जिनमें से एक को कथन दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पहला जो कथन है वह है कांस्टेबल की श्रेणी से ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप की जांच और अवधारण मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा ही की जाएगी। कारण है साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस महानिदेशक को मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 के प्रावधानों के अधीन व्यक्ति शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। पहला है कंपनी, निगम एवं व्यष्टि, दूसरा है केवल एक कंपनी और निगम। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, केवल एक कंपनी अथवा निगम। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के संदर्भ में सूची 1, सूची 2 को सुलेखित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पहला सूची में जो पहला है नियुक्ति, वह है अध्याय 29 यानी विकल्प 4 मतलब 4। दूसरा है पुलिस थाने पर रखे गए लेखे, अध्याय 23 3। और तीसरा है विशेष अपराध 15 यानी 2। और चौथा है वरिष्ठ अधिकारीगण, अध्याय 1। 4, 3, 2, 1। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए। अगला प्रश्न है, मृत्युपरांत परीक्षण की प्रक्रिया का उपबंध उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के किस पैरा में है। पहला है पैरा 137, दूसरा है पैरा 138, तीसरा है पैरा 140, चौथा विकल्प है पैरा 139। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, पैरा 139 में मृत्युपरांत परीक्षण की प्रक्रिया से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जिले में डांडिक प्रशासन का प्रधान होता है। पहला विकल्प है जिला मजिस्ट्रेट, दूसरा है पुलिस अधीक्षक, तीसरा है जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, जिला मजिस्ट्रेट।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुलिस बल में राजपत्रित अधिकारी होता है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। पहला है निरीक्षक, दूसरा है उपनिरीक्षक, तीसरा है अधीक्षक, चौथा है सहायक अधीक्षक। इसका जो सही उत्तर कूट है वह है 3 अधीक्षक, चौथा है सहायक अधीक्षक, यानी विकल्प बी 3 और 4। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश रेगुलेशन की पैरा 169 के अंतर्गत लोक अभियोजक का यह कर्तव्य है कि वह ऐसे सभी मामले से संबंधित मजिस्ट्रेट के संज्ञान में लाए जिसे अदावाकृत संपत्ति मलखाने में रखी है। पहला विकल्प है 6 मास से अधिक से, दूसरा है 1 वर्ष से अधिक से, तीसरा है 3 मास से अधिक से, चौथा है 2 वर्ष से अधिक से। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए 6 मास से अधिक से। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश रेगुलेशन पैरा 140 द्वारा वांछित है कि जब कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति का जिला चिकित्सक अधिकारी द्वारा परीक्षण कराने के लिए भेजे तो पहला विकल्प है उसे ऐसे परीक्षण के उद्देश्य की स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी चाहिए, दूसरा है उसे वह समय निर्धारित करना चाहिए जिसके भीतर चिकित्सीय परीक्षण पूर्ण किया जाए, तीसरा है जिस व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण होता है उसके साथ उसे एक अनुरक्षक को भेजना चाहिए, चौथा है उसे वह समस्त सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वह व्यक्ति फरार ना हो सके। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, उसे परीक्षण के उद्देश्य की स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 17 निम्नलिखित में से संबंधित है। पहला है विभागीय कार्यवाही, दूसरा है न्यायिक कार्यवाही, तीसरा विकल्प है ए बी दोनों, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, विभागीय कार्यवाही। अगला प्रश्न है, इतिवृत्त यानी हिस्ट्री शीटर के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन गलत है? पहला है वर्ग खा के हिस्ट्री शीट में 3 वर्ष से अवधि के लिए होती उसे तारांकित किया जाना आवश्यक नहीं है, दूसरा है डकैतों के गिरोह के सक्रिय सदस्य के लिए खोली गई वर्ग का के हिस्ट्री शीट अवश्य तारांकित की जाए, तीसरा है जिन व्यक्तियों का कोई अस्थायी निवास स्थान ना हो उनकी हिस्ट्री शीट नहीं खोली जानी चाहिए, चौथा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 109 के अंतर्गत निरुद्ध व्यक्ति के लिए हिस्ट्री शीट खोलना अपेक्षित नहीं है। इसका जो सही उत्तर यानी जो गलत कथन है वह है विकल्प ए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा अध्याय सवार पुलिस से संबंधित है? पहला अध्याय 5, दूसरा अध्याय 6, तीसरा अध्याय 7, चौथा विकल्प है अध्याय 8। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, अध्याय 8 पुलिस सवार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा अध्याय सवार पुलिस से संबंधित है? अध्याय 8। अगला प्रश्न है, केस डायरी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? विवेचना अधिकारी को केस डायरी में वह स्थान व समय अवलिखित करना चाहिए। पहला विकल्प है जब वह जहां उसे सूचना प्राप्त हुई हो जिस पर वह कार्य कर रहा है, दूसरा है जब वह और जहां उसने अन्वेषण प्रारंभ किया, तीसरा है जब और जहां अन्वेषण बंद किया, चौथा विकल्प है जब और जहां पुलिस अधीक्षक ने अन्वेषण की प्रगति से संबंधित जानकारी के लिए उसे तलब किया। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, जब और जहां पुलिस अधीक्षक ने अन्वेषण की प्रगति से संबंधित जानकारी के लिए उसे तलब किया। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत पहला विकल्प है भर्ती किए गए हैं, दूसरा है प्रशिक्षित किए गए हैं, तीसरा है नियुक्त किए गए हैं, चौथा विकल्प है चयनित किए गए हैं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, भर्ती किए गए हैं।
अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का कौन सा पैरा मृत्युपरांत परीक्षण एवं प्रक्रिया से संबंधित है। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी धारा पैरा 139। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विनिश्चय में यह प्रतिपादित किया गया है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 29 के अंतर्गत दोष सिद्ध किए गए पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच भी की जा सकती है। पहला विकल्प है आसाराम बनाम जीसी सक्सेना, दूसरा है उत्तर प्रदेश बनाम हरिश्चंद्र सिंह, तीसरा है सोमनाथ साहू बनाम राज, चौथा विकल्प है आर्यवीर सक्सेना बनाम राज्य। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी उत्तर प्रदेश हरिश्चंद्र सिंह। अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को सुलेमित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसका जो पुलिस अधिकारी के प्रमाण पत्र का जो अभ्यर्पण हुआ है धारा 8 यानी 1 का 2, दूसरा है रेल और अन्य कार्यों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति, दूसरा का जो है वह है धारा 14 यानी 4 2 4 2 4 कहाँ है वो है 2 4 बी, विकल्प बी सही है। यानी तीसरा का ए ग्राम पुलिस अधिकारी धारा 21 और चौथा जो है लोक जमाव और जुलूसों का विनियमन, उसका जो है वह है धारा 30। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी। अगला प्रश्न है मुख्यालयों पर लोक अभियोजक पूरे जिले के लिए एक पंजिका बनाए रखेगा जिसमें केवल उन फरार अपराधियों के नाम समाविष्ट होंगे। पहला विकल्प है जो उस जिले में विचारण के योग्य हैं, दूसरा है जिनके नाम, जाति, निवास, पूर्व इतिहास सभी शंका संभावनाओं से परे सत्यापित हो चुके हों, तीसरा है जिसके वास्तविक नाम, पता और पूर्व इतिहास निश्चित ना हुए हों, चौथा है जो पुलिस संबंधित जिले के निवासी ना हो। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए जो उस जिले में विचारण के योग्य हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विनिश्चय में यह प्रतिपादित किया गया है कि केस डायरी का उपयोग अभियुक्त नहीं कर सकता। अभियुक्त या उसका अधिवक्ता ना तो केस डायरी मंगवा सकता है ना ही उसके अवलोकन का दावा कर सकता है। पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश बनाम हरिश्चंद्र, दूसरा है आर्यवीर सक्सेना बनाम राज्य, तीसरा विकल्प है केरल राज्य बनाम अमीनी व अन्य, चौथा विकल्प है मुकुंद लाल बनाम भारत संघ। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी मुकुंद लाल बनाम भारत संघ। अगला प्रश्न है पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन निरसित नहीं हुई है। पहला विकल्प है धारा 6, दूसरा है धारा 44, तीसरा है धारा 41, चौथा विकल्प है धारा 11। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी धारा 44 निरसित नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के कौन से पैरा फरार अपराधियों के संबंध में उपबंध करते हैं। पहला है पैरा 196 से 214, दूसरा है पैरा 215 से 222। इसका जो सही उत्तर है जो फरार अपराधियों से संबंध में है वह है विकल्प बी यानी पैरा 215 से 222। अगला प्रश्न है जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। पहला विकल्प है पुलिस अधीक्षक, दूसरा है जिला मजिस्ट्रेट, तीसरा है अपर जिला मजिस्ट्रेट, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी जिला मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न है पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी जिले में वशिष्ठ परिस्थितियों पर अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जा सकता है। पहला विकल्प है धारा 13, दूसरा है धारा 16, चौथा विकल्प है धारा 14 और चौथा विकल्प है धारा 15। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी धारा
15। अगला प्रश्न है पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस बल के सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियम हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त है? पहला विकल्प है धारा 2, दूसरा है धारा 3, तीसरा विकल्प है धारा 4, चौथा विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए धारा 2। अगला प्रश्न है पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? पहला विकल्प है धारा 21, दूसरा है धारा 22, तीसरा विकल्प है धारा 23, चौथा विकल्प है धारा 24। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी धारा 23 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सामान्य डायरी से संबंधित उपबंधों का प्रावधान है? पहला विकल्प है धारा 43 में, दूसरा है धारा 44 में, तीसरा विकल्प है धारा 45 में और चौथा विकल्प है धारा 46 में। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी धारा 44 के अंतर्गत सामान्य डायरी से संबंधित है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियम और उनके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान पुलिस अधिनियम 1861 की पहला विकल्प है धारा 25 के अंतर्गत, दूसरा है धारा 28 के अंतर्गत, तीसरा विकल्प है धारा 30 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वो जो अनुज्ञप्ति देने का जो अधिकार वह है धारा 30 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। पहला विकल्प है पुलिस अधीक्षक के प्रति, दूसरा है पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के प्रति, तीसरा विकल्प है ग्राम प्रधान के प्रति, चौथा विकल्प है जिला अधिकारी के प्रति। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी जिला अधिकारी के प्रति ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है त्योहारों के अवसर पर मार्गों में संगीत की ध्वनि कितनी तेज हो इसे विनियमित करने की जिला पुलिस अधीक्षक की शक्ति का उपबंध अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत किया गया है? पहला विकल्प है धारा 15 का खंड 4, दूसरा है धारा 27 का खंड 2, तीसरा विकल्प है धारा 30 का खंड 4 और चौथा विकल्प है धारा 16 का खंड 3। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी धारा 30 का उपखंड 4 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25 के अधीन अदावाकृत लावारिस संपत्ति को भारसाधन मिलेगा। पहला विकल्प है उप पुलिस अधीक्षक, दूसरा है पुलिस अधीक्षक, तीसरा है जिला मजिस्ट्रेट, चौथा विकल्प है प्रत्येक पुलिस अधिकारी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी प्रत्येक पुलिस अधिकारी। अगला प्रश्न है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक के विधायी शक्तियां अधीन हैं। पहला विकल्प है भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के, दूसरा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के, तीसरा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 और चौथा विकल्प है भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के। पुलिस महानिरीक्षक की विधायी शक्तियाँ जो है वह है भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 यानी विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। पहला विकल्प है किसी मजिस्ट्रेट द्वारा स्वप्रेरणा से, दूसरा विकल्प है पुलिस महानिरीक्षक द्वारा, तीसरा विकल्प है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा, चौथा विकल्प है पुलिस महानिरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट द्वारा। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें। नमस्कार।